Hello, good morning. This is my 21st December's lecture, and today we shall discuss about the frictional force and laws of friction. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इससे पहले की क्लास के अंदर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. एन एजेंसी दैट प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन इन ए मासिव बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था. और इसके बाद हम लोगों ने फोर्स से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हम लोगों ने डिस्कस की थी. और अब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब भी किसी भी बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर कोई बॉडी मोशन रेस में है तो रेस में ही रहती है, अपने आप मोशन में नहीं आती. लेकिन अगर कोई बॉडी, उसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो मोशन में ही रहती, अपने आप रेस में नहीं आती. तो हमारा जो प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो इससे जस्ट अपोजिट होता है. हम लोग देखते हैं अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कुछ डिस्टेंस पर ट्रैवल करके वो रुक जाती है. तो उसके अंदर ये होता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो मूविंग बॉडी को रोकता है, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स. बॉडी और सरफेस के बीच में लगने वाला ये एक टेंजेंशियल ड्रैग फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. जैसे मान लो कोई बॉडी किसी भी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो बॉडी और सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जो उनके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. रिलेटिव मोशन कब डेवलप होगा, जब सरफेस और बॉडी दोनों अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो या एक रेस में हो और दूसरा मोशन में हो, तब उनके बीच में क्या लगता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होता है. और उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो कोई सरफेस है और कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर हम लोग एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, जिस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं. ये हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होता है. तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अगर सरफेस और बॉडी दोनों सेम डायरेक्शन से सेम वेलोसिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. अगर दोनों रेस्ट पोजीशन में हो और बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है. जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो किसी सरफेस के ऊपर, फिर हम लोग उसे मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो, तब उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है. तो कुल मिलाकर के फ्रिक्शनल फोर्स इज ए टेंजेंशियल ड्रैग फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द पार्टिकल. यही चीज कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स. A tangential drag force that opposes the relative motion of the particle. A tangential drag force that opposes the relative motion of the particle on a surface is called frictional force. And the corresponding phenomenon is called
करेस्पॉन्डिंग फिनोमिनन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई? फ्रिक्शन हो गई। तो ए टेंजेंशियल फोर्स ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, अप्लाइड फोर्स या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और रिलेटिव मोशन को ये हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। और जो फिनोमिनन है जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन हुई। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा नाम से पता चल रहा है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें कोई बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट पोजीशन में हो और उस पर कोई अप्लाइड फोर्स वर्क करे या एक सर्टेन फोर्स हम लोग अप्लाई करें तो उस बॉडी के अंदर अगर मोशन नहीं आता तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरा फोर्स डेवलप हो रहा है जो उसको मोशन में आने से अपोज कर रहा है। उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये तब तक लगता है जब तक बॉडी किसके अंदर हो और रेस्ट पोजीशन के अंदर हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स that acts between a body and surface when both are in a rest position। जब बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट पोजीशन में हो तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग एफएस से डिनोट करते हैं और ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आती है। एक और चीज मैं इसके अंदर बता देता हूँ, अगर मान लो कोई भी बॉडी आपके पास है किसी सरफेस पर रखी हुई है, एक सर्टेन फोर्स हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके अंदर डेवलप होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी का वेट किधर की तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक बैलेंसिंग फोर्स लगेगा जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये वेट के अगेंस्ट होता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बॉडी है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? बॉडी के वेट के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपके पास एफएस, ये हो गया आपके पास एनआर। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि बॉडी जब जस्ट स्टैंड्स टू स्लाइड पोजीशन में हो यानी मोशन में आने ही वाली हो उसके ठीक पहले जो फोर्स होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग मैक्सिमम या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसमें बॉडी जस्ट स्टैंड्स टू मूव पोजीशन यानी कि ठीक मोशन में आने वाली पोजीशन हो उसी पोजीशन के अंदर रहता है। तो द मैक्सिमम static frictional force when the body is in just tends to move state। तो बॉडी जस्ट स्टैंड्स टू मूव स्टेट में हो is called
limiting static फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे पास लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज डिनोटेड बाय एफएमएस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआर। एनआर क्या है? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है कि बॉडी जब सरफेस के ऊपर रहेगी तो उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो इसकी वजह से सरफेस भी क्या करेगा? बॉडी के ऊपर उसके बॉडी के वेट के बराबर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू इस पोजीशन में वेट के इक्वल होगी। तो एफ एम एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन आएगा म्यू एस इंटू एन आर। और म्यू एस क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ mu is coefficient of static friction। ये चीज कहलाती है हमारे पास coefficient of static friction कहलाती है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? म्यू एस इज इक्वल टू होता है एफ एम एस अपॉन एम आर। The ratio of limiting static friction and normal reaction is called coefficient of static friction। और ये क्योंकि दोनों ही फोर्स है, इस वजह से ये हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती, कोई यूनिट इसकी नहीं होती। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर हमारे पास आएगी, वो आएगी आपके पास सेकंड वाली आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से पता चल रहा है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मोशन के अंदर हो तो बॉडी और सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। A frictional force acts between moving body and surface is called काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। इसे बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो मूविंग बॉडी और सरफेस के बीच में लगता है। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स kinetic frictional force acts between moving body with constant speed and surface
is called limiting काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को हम लोग लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास हो गए लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं सो दैट यू कैन नोट इट विद पॉजिंग द वीडियो एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Okay, now we move to next point. तो हमारे पास इससे हम लोग डिनोट करेंगे FMK से डिनोट करते हैं एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये भी नॉर्मल रिएक्शन के ही इक्वल रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट के इक्वल होती है। तो FMK इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्रोपोस्टिक असाइनमेंट का प्रोपोस्टिक कांस्टेंट आएगा म्यू के एन आर एंड म्यू के इज व्हाट? म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Mu k is the coefficient of kinetic friction. म्यू के को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं और म्यू के इज इक्वल टू आ जाएगा FMK अपॉन N। The ratio of limiting kinetic friction, frictional force and normal reaction is called coefficient of kinetic friction। ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर होती है और इसके अंदर भी हमारे पास ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। मूविंग बॉडी, अगर किसी सरफेस पर मूविंग बॉडी चल रही है या कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो बॉडी और सरफेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन आता है उसी को हम लोग नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग कई बार स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बॉडी सरफेस के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। और रोलिंग फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल हो रही हो, यानी उसमें रोटेशनल मोशन और काइनेटिक मोशन दोनों साथ साथ चल रहे हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? और रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज व्हाट? Frictional force that acts between a rolling body and surface is called a rolling frictional force and
phenomenon is called rolling friction. और इस फिनोमिनन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? और रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। The maximum rolling friction acts between rolling body with constant speed and surface is called limiting rolling friction, frictional force। इससे हम लोग FMR से डिनोट करते हैं एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। और FMR इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू आर एन आर। एन आर नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू आर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये चीज क्या कहलाती है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है म्यू आर। और अगर हम लोग इस साइड को साफ कर देता हूं तो FMR इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी म्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास FMR अपॉन NR। और ये भी एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। इट इज ऑल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि प्योर रेशियो कांस्टेंट है and coefficient of rolling friction is the ratio of limiting rolling frictional force to the normal reaction। म्यू आर इज इक्वल टू होता है FMR अपॉन NR। ये हमारे पास इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हुआ। और ये इसकी डेफिनेशन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है क्योंकि प्योर रेशियो कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स ही ऊपर है और फोर्स से नीचे है, दोनों फोर्सेस है, इस वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास यही रहती है। तो ये हुआ हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ सो दैट यू कैन नोट इट एंड देन आफ्टर ऑफिशियल क्लोज द क्लास।